CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे। ये देखिए आपकी इतिहास और राजनीति शास्त्र की कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास, यानी आज का विषय है इतिहास यानी हिस्ट्री, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज का पाठ है इतिहास के साधन यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पार्ट 2। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इतिहास के साधन यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पार्ट 2 सीखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पिछली बार यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इतिहास के साधन हम जब पढ़ रहे थे तो पार्ट 1 में हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, स्थान और काल ये 4 घटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति, समाज, स्थान और काल ये 4 घटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पिछली बार हमने देखा था। बच्चों, हमने ये भी देखा था कि इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है, ये भी हमने देखा था। इन प्रमाणों को ही इतिहास के साधन कहते हैं। इतिहास के साधनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करें बच्चों तो हमने पिछली बार भी देखा था कि 3 प्रकार के साधन, लिखित साधन यानी रिटन सोर्सेज, भौतिक साधन यानी मटेरियल सोर्सेज और मौखिक साधन यानी ओरल सोर्सेज। तो बच्चों, पिछली बार हमने रिटन सोर्सेज की बात की थी। आज हम भौतिक साधन और मौखिक साधन की बात यहाँ पे पार्ट 2 में करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आज की इस पाठ को पढ़कर आप सीख पाएंगे, भौतिक साधन और मौखिक साधन को समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम भौतिक साधन की बात करें, मटेरियल सोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो भौतिक साधनों में निम्न साधनों का समावेश होता है। तो देखिए, सिक्के की बात करें यानी कॉइन्स की बात करें, प्रार्थना स्थान की बात करें, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की बात करें, राजमुद्रा की बात करें, आधुनिक स्थापत्य की बात करें, वेशभूषा, वस्तु संग्रहालय, आभूषण। तो बच्चों, ये सब क्या हैं? ये मटेरियल सोर्सेज हैं। ये इतिहास के भौतिक साधनों में शामिल किए जाते हैं। तो चलिए ध्यान रखें, आगे बढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे। कॉइन्स की बात करें, अगर सिक्कों की बात करें बच्चों, तो सिक्कों तथा बदलते गए नोटों की छपाई के माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं। यानी देखिए बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 1 रुपये का सिक्का आपको दिखाई दे रहा है, और नीचे अगर आप देखें बच्चों तो पुराने नोट जो प्रचलन में नहीं हैं उन्हें आप देख पा रहे हैं। और अगर हम प्रचलन की बात करें, नए नोटों की बात करें, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये जो प्रचलन में नए नोट हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं दाहिनी ओर स्क्रीन पर। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हम कॉइन्स की, सिक्कों की बात कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों को छापने का काम करता है। तो बच्चों, हमारे देश में, भारत में नोट छापने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, आप देख पा रहे हैं इसका लोगो, इसके साथ में इसकी बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं जिसका मुख्यालय मुंबई में है। तो बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, जो आप देख पा रहे हैं। तो उसका लोगो आप देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। वर्ष 1950 से लेकर वर्तमान समय तक के सिक्कों के आधार पर हमें भारत की समसामयिक और महत्वपूर्ण समस्याओं का बोध होता है।
बच्चों जैसे जनसंख्या को सीमित रखने वाले, मतलब जनसंख्या को सीमित रखने वाले संदेश की बात करें, ये तो इस तरह का संदेश देने वाले सिक्के, कृषि और किसानों का महत्व बताने वाले सिक्के। अब स्क्रीन पर आप देखिए, जैसे छोटा परिवार खुशियां अपार, आप देखिए 1993 में जारी हुआ था। तो देखिए छोटे परिवार की बात कही गई। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इस तरह के सिक्के प्रचलन में थे जो कि जनसंख्या को सीमित करने का संदेश देने वाले सिक्के। स्क्रीन पर छोटे परिवार को बढ़ावा देने वाला सिक्के को आप देख पा रहे हैं। और इसी तरह से दाहिनी ओर आप देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है, ये कृषि की यानी भारतीय कृषि की बात करें तो भारतीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए देखिए यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं 1995 में जारी किया गया ये सिक्का आप देख रहे हैं। तो इस तरह से समय समय पर सिक्के जारी किए जाते हैं जो कि ये समसामयिक की हम बात कर रहे थे, समसामयिक और महत्वपूर्ण समस्याओं के संदर्भ में भी इस तरह की चीजें जारी की जाती हैं। संग्रहालयों की बात करें यानी म्यूजियम्स की बात करें तो बच्चों भारत के सभी राज्यों में उनकी अपनी प्रादेशिक विशेषता बताने वाले वस्तु संग्रहालय होते हैं। आप देख सकते हैं मुंबई की अगर बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज आप वस्तु संग्रहालय देख पा रहे हैं, राइट। तो नीचे देखिए उसकी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ऊपर मेन गेट आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को आप देख पा रहे हैं जो कि मुंबई में है। तो बच्चों उनके आधार पर हमें इतिहास को समझने में सहायता प्राप्त होती है। बच्चों आगे अगर बात करें, जैसे मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से रिजर्व बैंक का पुणे वस्तु संग्रहालय भी जो कि पुणे में है। तो वस्तु संग्रहालय की बात कर रहे हैं। सरकारी संग्रहालयों के अतिरिक्त कुछ संग्राहक स्वयं के संग्रहालय स्थापित करते हैं। ये संग्रहालय भी अनूठे और वैशिष्ट्यपूर्ण होते हैं, जैसे सिक्के, नोट या विभिन्न आकार वाले दिए या क्रिकेट की सामग्री, राइट। तो बच्चों ये भी अगर संग्रहण की बात करें यानी इकट्ठा करने की बात करें तो ये भी लोग जो है इसे भी संग्रहित करते। विभिन्न प्रकार के दियों की बात करें या क्रिकेट से संबंधित जो सामग्री होती है उसको भी लोग संग्रहित करते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आइए अगले साधन की बात करेंगे, इतिहास के साधनों की बात करें। हम भौतिक साधन को देख रहे थे अभी, अब हम देखेंगे मौखिक साधन की यानी ओरल सोर्सेज की बात करते हैं। तो इन साधनों में बच्चों लोक कथाएं, लोकगीत यानी लोगों द्वारा कही गई कथाएं हो या लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत हो, लोकोक्तियां हो या ओपिया जिसे चक्की के गीत कहते हैं। बच्चों ये प्राचीन काल में महिलाएं जब चक्की पर बैठा करती थी, ये गेहूं पीसती थी तो वो गीत गाया करती थी। तो बच्चे वो भी इतिहास के मौखिक साधनों में शामिल किया जाता है। और बच्चों झांसी की रानी के संदर्भ में बुंदोले अरबोलों की बात हमने जो सुनी है वो भी मौखिक स्रोत में शामिल किया जाता है। तो बच्चों जैसे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के समय लोक साहिर ये बात करें, लोक कथाओं की बात करें या संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के समय लोक साहिर अन्ना भाऊ साठे की बात करें तो बच्चों ये आते हैं मौखिक स्रोत में, मौखिक साधन यानी ओरल सोर्स में इन्हें शामिल किया जाता है। बच्चों साहिर अमर शेख के लोक गीतों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं साहिर अमर शेख के लोक गीतों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त होती थी, ये भी शामिल किया जाता है मौखिक साधन में यानी ओरल सोर्सेज में। आइए आगे बढ़ेंगे। बच्चों दृश्य और श्रव्य माध्यम की यानी ऑडियो विजुअल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट जिसे अंतर्जाल भी कहते हैं आदि साधनों को दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। तो बच्चों दूरदर्शन की बात करें, दूरदर्शन का लोगो आप देख पा रहे हैं। इंटरनेट जो कि आज के संदर्भ की बात करें तो बच्चों इंटरनेट का उपयोग आज बड़े पैमाने पर पूरा वैश्विक हो चुका है, ग्लोबल हो चुका है, बड़े पैमाने पर इसका उपयोग
किया जा रहा है। इसमें देसी तथा विदेशी चैनलों का भी समावेश होता है। बच्चों आपने हिस्ट्री चैनल या डिस्कवरी चैनल आपने सुना होगा, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही प्रचलित हैं। ये अगर डिस्कवरी चैनल की बात करें तो समझ सकते हैं, देखिए विविध प्रकार की चीज़ें जो है डिस्कवरी चैनल पर उपलब्ध होती हैं। या एक इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, जीआईएफ इमेज देखिए स्क्रीन पर। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हम दृश्य और श्रव्य माध्यम यानी ऑडियो विजुअल सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। तो आइए कृति देख लेते हैं, करके देखें। करके देखें, साहित्य में कोई घटना किस प्रकार प्रतिबिंबित होती है और कवि किसी घटना की ओर किस प्रकार देखता है, इसका एक उदाहरण मराठी कविवर कुसुमाग्रज की कविता आवाहन है। यह कविता भारत और चीन के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर रची गई है। तो आइए बच्चों इस कविता को हम देखते हैं। चलिए हम पॉइंटर की मदद से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, तो ये भारत और चीन के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर रची गई है। तो कविवर हैं कौन? कुसुमाग्रज। तो चलिए बच्चों कविता देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो देखिए ये कविता मराठी में लिखी गई है। यस, तो बर्फाचे तट पेटून उठले, सदन शिवाचे कोसळते, रक्त आपला प्रिय आईचे शुभ्र हिमावर ओघळते, असुरांचे पद भ्रष्ट लागुनी, आज सतीचे पुण्य मळे, असा घडीला कोड करंटा, तटस्थ नेले दूर खडे, कृतांत ज्वाला पेसानी, ना कोडाच्या हृदयात जले, साम मंत्र तो सरे, रणाची नौबत आता धडधडते, रक्त आपल्या प्रिय आईचे शुभ्र हिमावर ओघळते। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये कविता आपने देखा, आपने सुना, ये कविता इस कवि कुसुमाग्रज की, और पृष्ठभूमि बच्चों आपने सुना ये किस कविता की पृष्ठभूमि? भारत और चीन के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर दी गई है। तो बच्चों आपने इस कविता में सुना कि इस कविता का देखिए, जो अगर कविता को सुन करके आप देखिए, बर्फाचे तट पेटून उठले, सदन शिवाचे कोसळते, रक्त आपल्या प्रिय आईचे शुभ्र हिमावर ओघळते। तो किस तरह से कह सकते हैं कि वीरों को उत्तेजित करने वाली इस तरह की कविता, जो कि देश हित में यानी देश के लिए सर्वोपरि, यस अगर हम उन वीर जवानों की बात करें जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश की रक्षा करते हैं, तो बच्चों इस तरह से आवाहन, तो देखिए कवि किस तरह से आवाहन कर रहे हैं। यस, तो बच्चों इस तरह की कविता की अगर बात करें जो कि देश या राष्ट्र जो है बच्चों वो सर्वोपरि होता है। तो बच्चों ऐसे ही अनगिनत घटनाओं पर लिखे गए साहित्य की खोज कीजिए। तो चलिए इस प्रकार की अगर कविताओं की बात करें बच्चों, तो इस प्रकार की कविताओं को खोजिए, ये संग्रह कीजिए और बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। ओके बच्चों, तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की बात करें बच्चों, तो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII। तो बच्चों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII। भारत सरकार ने पुणे में 1960 में लोक शिक्षा देने के उद्देश्य से फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामक संस्था की स्थापना की। राइट, ध्यान रखिए, भारत सरकार ने, परीक्षा में पूछा जा सकता है, पुणे में किस वर्ष? 1960 में लोक शिक्षा देने के उद्देश्य से फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामक संस्था की स्थापना की 1960 में। ध्यान रखिए, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम बात करें भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII की बात करें बच्चों, इंडियन न्यूज़ रिव्यू नामक संस्थान ने राजनीति, समाजनीति, कला, खेलकूद और विभिन्न
संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रों में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित समाचार फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट्री आप देख पा रहे हैं, राइट, जो कि मिलिट्री यानी सेना से संबंधित है, सैन्य प्रशिक्षण से संबंधित है कि कितने कठिन परिश्रम से जो है, जो सैनिकों का सैन्य जो प्रशिक्षण होता है, एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर दिखाई जाती है। तो इस तरह से विभिन्न विभागों से संबंधित जो है महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है बच्चों वो बनाई जाती हैं। तो चलिए अब देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों एक कृति की और हम बात कर लेते हैं, करके देखें। तो बच्चों करके देखें, ध्यान से देखिए बच्चों, तुम्हें देशभक्ति के विषय पर बनी इस बच्चों कौन कौन सी फिल्में मालूम है। तो चलिए बच्चों अगर देशभक्ति की बात करते हैं यस, तो उसके विषय में यस तमाम फिल्में बनी हुई है। यस बच्चों, तो देशभक्ति की जो फिल्में हैं, तो आपको कौन कौन सी फिल्मों के बारे में जानकारी है, और बच्चों यस आप क्या करेंगे, उनके नाम लिखेंगे। यस यानी आपको जो याद है। तो चलिए तमाम फिल्में बच्चों अगर आपने देखी होंगी, और उसमें अगर राष्ट्रभक्ति की बात करें, देशभक्ति की बात करें, तो उससे यस देशभक्ति की संदर्भ की अगर बात करें तो उसमें देशभक्ति पूरी तरह से कूट कूट कर भरी हो, इस तरह की फिल्म। यस बच्चों, तो अगर हम आपको याद दिलाए बच्चों, चलिए तमाम विद्यार्थियों ने जैसे एक उदाहरण हम बात करें बच्चों, जैसे कर्मा। यस बच्चों, कर्मा जो कि हिंदी फिल्म है, जो कि देशभक्ति पर आधारित है, कर्मा की हम बात करें। इस तरह की और अगर फिल्मों की बात करें बच्चों, तो आपको कौन कौन सी फिल्में मालूम है, पता कीजिए बच्चों, सोचिए और खोज करके। यस, तो तुम्हें जो फिल्म अच्छी लगती है उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए बच्चों अगर आपने फिल्म देखी है और आपको अच्छी लगी है, तो उसका भावार्थ यानी उस फिल्म में आपने क्या देखा है, उस फिल्म में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी हैं, उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है, राइट। तो बच्चों अगर फिल्म के बारे में भावार्थ लिखना है, यस, तो आपने अगर फिल्म देखी है तभी बच्चों आप लिख पाएंगे। यस, तो फिल्म अगर जो भी आपने देखी है, तो आप सोचिए कि उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु या कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर ध्यान दिया गया है। उसमें अगर पात्रों की बात करें तो यस, उसमें कौन कौन से पात्र हैं, पात्रों के यस कुछ अगर महत्वपूर्ण पात्रों के नाम की बात करें, जो रोल्स हैं, यस, तो उनके नाम क्या हैं उस फिल्म में, और उन्होंने किस तरह के कार्य किए हैं, यानी देशभक्ति के संदर्भ में, राष्ट्रभक्ति के संदर्भ में उन्होंने किस तरह से काम किया है, और बच्चों उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों जब अपने शब्दों में आप लिखेंगे तो आप देखेंगे, ये समझ पाएंगे, अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आखिर में वह जो फिल्म है और किसी पात्र विशेष का जो रोल है, उसमें उस रोल, उसका जो रोल है, उसने जो प्ले किया है, यानी उसने जो अभिनय किया है जिस किसी पात्र ने, राइट, तो उसे आप समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद उसे देश से जोड़ करके देखेंगे, यानी देश हित में उसने किस तरह से कार्य किया है। इससे क्या फायदा होगा बच्चों, इससे फायदा ये होता है कि राष्ट्र के प्रति लगाव, जब आप पूरी फिल्म जो आपने देखी है, जब उसे अपने अगर भावार्थ की बात करें, उसका उस फिल्म का भाव क्या है, तो जब आप भावार्थ लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे ढेर सारे जो उसमें पात्र हैं, कि उसमें कुछ आप पात्र देखेंगे जो कि किस तरह से सकारात्मक रोल निभाते हैं, देश के प्रति संघर्ष करते हैं, किस तरह की परेशानियां उनके ऊपर आती हैं और किस तरह से वे उन परेशानियों को झेलते हुए, संघर्ष करते हुए, तरह तरह की जो परेशानियां उनके ऊपर आती है, वे किस तरह से उन संघर्षों को झेलते हैं, उनका परिवार किस तरह से प्रभावित होता है, लेकिन वे ये अपने राष्ट्र प्रेम की
जो कर्तव्य पथ की बात करते हैं वे जरा भी विचलित नहीं होते, बल्कि मुसीबतों को सह करके वे आगे बढ़ते रहते हैं। और आपने देखा भी होगा बच्चों कि अंत में सफलता मिलती है। यस, तो तात्पर्य है कि उस फिल्म में आप देखेंगे कि अंत तक क्या मैसेज दिया गया है, क्या संदेश दिया गया है और राष्ट्रहित के संदर्भ में किस तरह की बातें कही गई हैं। तो उसमें से जो संवाद हैं, आप संवाद को भी आप समझ पाएंगे। यस, तो इस तरह से बच्चों आपको प्रयास करना है। ठीक है बच्चों, तो ये कृतियों की हम बात करें, ये कृति है और बच्चों इस कृति को आपको करने का प्रयास करना है। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कृति को अच्छी तरह से करेंगे और यस, जो भी आपने फिल्म देशभक्ति के संदर्भ में देखी हो, यस बच्चों, उनका आप संग्रह कीजिए। उसमें से जो आपको सबसे अधिक अच्छी लगती हो उसका आप भावार्थ लिखें। यस, और इस तरह से आप देश भक्ति को और गहराई से अधिक समझ पाएंगे। ओके बच्चों, आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बच्चों, अब तक हमने इतिहास लेखन के लिए उपयोगी कुछ साधन देखे हैं। 21वीं शताब्दी में इतनी तीव्र गति से ये जो बदलाव है, इतनी तेजी से बदल रहा है बच्चों की ये साधन भी अपर्याप्त सिद्ध होंगे। यानी आप समझ सकते हैं बच्चों, जो बदलाव है वो कितनी तेजी से बदलता हुआ चल रहा है। तो ऊपर स्क्रीन पर आप देखिए बच्चों कि किस तरह से यस, अगर हम बात करें, जहाँ फ़ोन की बात कर रहे हैं, राइट, जो आप स्क्रीन पर ऊपर देख पा रहे हैं बच्चों, तो उसमें किस तरह का बदलाव हुआ है। मोबाइल देखिए, मोबाइल में भी जो परिवर्तन है वो तेज़ी से होता चला जा रहा है। तो ये वैश्विक बदलाव है और ये बदलाव बच्चों बहुत तेज़ी से होता चला जा रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है बच्चों? परिणाम स्वरूप अब स्वाभाविक रूप से नए साधन आगे रहे, जैसे घरेलू टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक सब जो है तेज़ी से बदलते चले जा रहे हैं। तो ये बदलाव जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। बच्चों, इस यात्रा में पेजर नामक साधन संपर्क करने हेतु अस्तित्व में आया था। स्क्रीन पर आप देखिए कि कुछ लोगों के पास आज से कुछ साल पहले जब पेजर हुआ करता था, लेकिन बच्चों ये पेजर आगे चल करके यह जो तेज गति से आया था उतनी तेज गति से समाप्त भी हो गया, क्योंकि इसकी उपयोगिता अब नहीं रहेगी। इसका रूप जो है बदल चुका है और यूँ कहें कि इसकी जगह पर आप देखते हैं मोबाइल और तमाम चीज़ें जो है वो उपलब्ध हैं। बच्चों, इंटरनेट जब से उपलब्ध हो गया ये, तो अंतर्जाल यानी इंटरनेट पर उपलब्ध विपुल और प्रचंड जानकारी का भी उपयोग इतिहास के लेखन में किया जाता है, परंतु इस जानकारी की सत्यता और यथार्थता की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो बच्चों, इंटरनेट पर तमाम जानकारियों का यूँ कहें कि भंडार मौजूद है, लेकिन जब इतिहास लेखन की बात आती है, सत्यता की बात की जाती है, तो यस, उसकी सत्यता और उसकी यथार्थता यानी उसकी जो रियलिटी है उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो ध्यान रखना है, जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट का जाल पूरी दुनिया में ग्लोबली फैला हुआ है। तो यस, फिर जब इतिहास के स्रोत की बात, साधन की बात करते हैं, जब सत्यता की बात होती है तो उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर अभ्यास कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर एक चलिए देखिए प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय टेस्ट में है, यानी आपको विकल्प मिलेंगे। 4 विकल्प आपके पास है। पहला विकल्प है नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय बच्चों आपने समझ लिया होगा, तो मुझे लगता है कि आपने उत्तर पहचान भी लिया होगा। चलिए उत्तर मिला लीजिए। तो सही उत्तर है मुंबई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, इस तरह से आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और देखिए, भारत सरकार ने पुणे में वर्ष टेस्ट दिया हुआ है में लोक शिक्षा देने के उद्देश्य से फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामक संस्था की स्थापना की। 4 विकल्प आपके पास है, 1980, 1660, 1960 या 2020। बच्चों याद कीजिए, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। 1980, 1660, 1960 या 2020। बच्चों आपको याद आ गया। जो सही उत्तर है तीसरा विकल्प 1960, यानी अब इसे आप पूरा करेंगे लिखकर। भारत सरकार ने पुणे में वर्ष 1960 में लोक शिक्षा देने के उद्देश्य से फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामक
संस्थान की स्थापना की। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।